तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं फाइनली स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट 3 डीबीएमएस की। और हमने अब तक यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरा सिलेबस। और उसके साथ हमने 3 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर कर लो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और जल्दी से उतना कंप्लीट करो। तो हमारा जो यूनिट 3 है, पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा पूरा का पूरा बेस है नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? जब भी हम मतलब अपना डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, तो जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में हम मतलब रिलेशनल मॉडल में स्टोर कर रहे हैं। तो वो जो टेबल्स हैं और वो जो डेटा है, हम कितना सिंपल वे में स्टोर कर सकते हैं, कितना हम इजी डिज़ाइन रख सकते हैं उसका, जिससे कि उसके अंदर कोई भी रिडंडेंसी ना आए, उसके अंदर कोई भी इनएक्यूरेसी ना आए। इसकी वजह से हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम कंप्लीट करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो मैं बताऊं, डायरेक्टली लोग नॉर्मलाइजेशन पे कूदते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन डायरेक्ट करने जाओगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी छोड़ दोगे, तो आपको मतलब नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है फंक्शनल डिपेंडेंसी। और मैंने आज सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में अब तक आए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। आज के हमारे टॉपिक्स कितने सारे हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे बेसिकली कि चैप्टर है क्या, है ना, सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी को अच्छे से, जो कि हमारा 21 2023-24 में आया हुआ है। फिर आएंगे हम आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि हमारा 21-22 में आया था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखो, टाइप्स पूरे के पूरे एकदम से नहीं पूछे गए थे, लेकिन टाइप्स में जैसे ट्रांजिटिव है, ट्राइवल है, ये जो हमारे ट्राइब्स है ना, ये अलग से 2 नंबर में या फिर किसी क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा कैनोनिकल कवर। ठीक है, कैनोनिकल कवर के कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे 2023-24 में पूछे गए थे एकेटिव, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक। आज का लेक्चर मतलब ये समझ लो कि आपके पेपर में 10 से 15 नंबर आराम से इस लेक्चर से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन है क्या। ठीक है, सो सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन। आप सबको पता है कि हम डेटाबेस जो है वो भाई डिजाइन कैसे करते हैं, मतलब कि डिजाइन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दैट एंश्योर कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि आपका जहाँ पर डेटा स्टोर होगा, वहाँ पर हमेशा इस तरीके से डेटा स्टोर होना चाहिए जिसमें आप मतलब तुरंत डेटा को एक्सेस कर पाओ। आप अगर तुरंत एक्सेस करना चाहते हो डेटा को, तो भाई आपको अच्छे से डिज़ाइन करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट इसके अंदर आता है स्कीमा। इस देखो, कभी भी हम जब डेटाबेस बनाते हैं उसके पहले उसका एक स्कीमा बनता है, यानी कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है। वो हमने देखा है, जैसे कि हमारे ईआर मॉडल वगैरह होते हैं, है ना। उसके अंदर हम जैसे एंटिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके अंदर टेबल्स आ जाती हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स उनके बीच में, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्कीमा में आती हैं। ठीक है, फिर आते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमें पता है कि हम उसके अंदर जो इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करेंगे डेटा के अंदर, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना। फिर आती है रिलेशनशिप्स। जब हमारे बहुत सारे स्कीमास बन जाते हैं, उसके अंदर जो हमारे मतलब बहुत सारी टेबल्स बन जाती है, रूल्स भी बन जाते हैं, तो उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी रहेगी, डेटा के अंदर रिलेशनशिप कैसी रहेगी, वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, लाइक प्राइमरी की और फॉरेन कीज के थ्रू, है ना। तो ये होता है हमारा डेटाबेस डिजाइन। अब आता है हमारा नॉर्मलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे हम आगे जो हमें नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनको देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी हार्ड चीज को, कोई भी क्या बोलते हैं, क्या ऐसे समझ सकते हो, कोई भी ऐसे उलझी हुई चीज है, उसे अगर आप नॉर्मल सुलझा दो, है ना, आप उसे कह सकते हो नॉर्मलाइजेशन। आपका जो डेटा है बहुत ज़्यादा मैसी है, आपका जो डेटा है वो इनएक्यूरेट है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसे अगर आप ये जब एक्यूरेट कर दो, मतलब अच्छा सॉल्व कर दो पूरा, तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इतना समझो, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन डेटाबेस डिजाइन टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स टू। ठीक है, जैसे कि आप ना क्या करते हो कि आपने कोई डेटा स्टोर करना है ना, तो अपने दिमाग में भाई एक ही टेबल बना ली, सबकी एक टेबल बना ली, उसके अंदर डेटा पूरा स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। आप भाई बिल्कुल सारे रूल्स फॉलो करके बहुत सारी टेबल बनाते हो, मतलब कि जितनी टेबल रिक्वायर्ड है उतनी टेबल बनाते हो। ठीक है, रिड्यूस रिडंडेंसी, कोई भी डुप्लीकेट डेटा स्टोरेज नहीं रहता। एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, प्रिवेंट एनोमलीज। ठीक है, एनोमलीज क्या होती है? बेसिकली जब आपको बार बार कोई भी, जैसे कि आपको अगर किसी एक डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो हमें सारा डेटा अपडेट करना पड़ रहा है, उसे हम एनोमलीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बार बार पूरे डेटा को अपडेट कर रहे हो, पूरे डेटा में कोई भी चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक डेटा चेंज करना है, किसी भी एक रो का डेटा चेंज करना है, तो आप बस उसी का चेंज करो और किसी में आपको चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है,
इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग लार्ज टेबल्स इनटू स्मॉलर, है ना, बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स के अंदर डिवाइड करना होता है इसके अंदर। वेल स्ट्रक्चर टेबल वाइल मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना, और जो सारी टेबल्स होंगी, बहुत जैसे मल्टीपल टेबल्स बन गई, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होंगी वो भी अच्छे से रखता है, ठीक है। दिस प्रोसेस अधीर्स टू द सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। अब जो इसके रूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम आगे देखने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड होती है, BCNF होती है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। टू अचीव एन इन एफिशिएंट एंड एरर फ्री डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। तो मतलब पीछे मोटो क्या है इन सब चीज़ों का, कि आप भाई एरर फ्री डेटाबेस डिज़ाइन और एफिशिएंट, जिसमें आप अपने जो ऑपरेशन है वो जल्दी परफॉर्म कर सको, वो इसका पूरा मोटिव है ये सब करने का, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कोई रिडंडेंसी को हटाता है, डेटा इंटीग्रिटी इंप्रूव करता है और स्केलेबल रहता है। मतलब अगर आप अपना डेटा स्केल करना चाहते हो तो आपको पूरी टेबल के अंदर भाई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। आप जिसके अंदर एक्सेस करना चाहते, जिसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो उसी के अंदर करते हो, ठीक है। और नॉर्मलाइज जो डेटाबेसिस होते हैं वो ईजी टू मेंटेन होते हैं, ठीक है। आप ही सोचो कि अगर कोई मैसी डेटाबेस है और वहाँ पे भाई आपको मैनेज करना है तो आपको कितनी दिक्कत आएगी। लेकिन वहीं आपका जो डेटाबेस है वो भाई काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है, उसके अंदर रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी गई है, उसके अंदर कोई भी मतलब डेटा डुप्लीकेट नहीं है, तो वहाँ पर उसे मैनेज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको ना, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। थोड़ी मेहनत यही नोट्स, एक ही लेक्चर के नोट्स 3 दिन में बने, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब आपको ज़्यादा भी नहीं बतानी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कम भी नहीं बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अननॉर्मलाइज टेबल है, यानी कि एक थोड़ी सी ऐसी टेबल है जिसके अंदर डेटा तो स्टोर है लेकिन अननॉर्मलाइज्ड है, यानी कि इसको ये थोड़ा सा मैसी हो रखा है डेटा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास देखो एक स्टूडेंट आईडी है जो कि 2 बार रिपीट हो रही है, नेम है हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कोर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इंस्ट्रक्टर रिपीट नहीं हो रहे, और इंस्ट्रक्टर के जो फ़ोन नंबर है वो भी रिपीट नहीं हो रहे। तो अब हम इस टेबल को समझ सकते हैं अननॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो स्टूडेंट का भी इसी के अंदर है, कोर्स का भी इसी के अंदर है, स्ट्रक्चर का भी, इंस्ट्रक्टर का भी इसी के अंदर है। और आप ही देखो कि इंस्ट्रक्टर के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा तो इसकी टेबल तो अलग ही बनानी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक ही टेबल के अंदर बना हुआ है सब कुछ। तो अब हमें करना है क्या, इसे नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज कैसे होंगी ये सारी टेबल, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, रिडंडेंसी। एलिस जो है वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट सी में आ रहा है, देख रहे हो आप, नेम्स 2 बार आ रहे हैं। अपडेट एनोमली, अगर आप डॉक्टर स्मिथ का फ़ोन नंबर चेंज करते हो तो आपको इसके अंदर मल्टीपल चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, और अपडेट्स करने पड़ेंगे। डिलीट एनोलॉमी, ये लाइक आप अगर डिलीटिंग मैथ फॉर एलिस माइट रिमूव दे हर स्ट्रक्चर डिटेल, मतलब कि अगर आप यहाँ से कोर्स में से मैथ को हटा दोगे तो आपकी जो इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स है वो भी हट जाएंगी, है ना। तो मतलब ये समझा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब कि जैसे स्टोर डेटा तो है ना, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो अननॉर्मलाइज टेबल है इसे आपको नॉर्मलाइज टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, देखो। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये जो हमारी, ये जो है एक हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे जिसके अंदर एक स्टूडेंट आईडी होगा, एक नेम होगा, ठीक है। फिर हम एक कोर्सेज की टेबल बनाएंगे जिसके अंदर कोर्स आईडी होंगे, कोर्सेज होंगे और इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है। इसके अंदर मतलब सिर्फ कोर्सेज की चीज़ें होंगी, ठीक है। और अगर कोर्स टेबल से किसी को रिलेशनशिप बनानी है तो वो कोर्स आईडी का एक्सेस कर लेगा, अगर स्टूडेंट टेबल से बनानी है तो स्टूडेंट आईडी से कर लेगा, है ना। फिर एक बनेगी इंस्ट्रक्टर की टेबल, जो कि इंस्ट्रक्टर को मतलब क्या बोलते हैं, डिनोट कर रहे होंगे, है ना। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्टर आ गए और उनके फ़ोन नंबर आ गए। और अगर मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हैं तो फ़ोन नंबर की भी एक अलग टेबल बनेगी, ठीक है। अब आते हैं हमारा स्टूडेंट, एक आ गया हमारा एनरोलमेंट टेबल। अब देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल हमने अलग बना ली है, एक हमने कोर्स टेबल अलग बना ली है। अब अगर हमें पता लगाना है कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के अंदर एनरोल कर रखा है, तो वो हमें किससे पता चल जाएगा, एनरोलमेंट टेबल से पता चल जाएगा। यानी कि 101 जो हमारा स्टूडेंट है उसने कोर्स 1 में भी एनरोल कर रखा है और कोर्स 2 में भी एनरोल कर रखा है। तो देख रहे हो यहाँ पर जो डेटा, अगर हमें देखो इंस्ट्रक्टर का फ़ोन नंबर चेंज करना है तो बस हम इस टेबल के अंदर जाएंगे, इंस्ट्रक्टर का फ़ोन नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर हमें किसी स्टूडेंट का जो कोर्स आईडी है वो चेंज करनी है तो यहाँ पे एनरोलमेंट में जाएंगे, यहाँ पर कोर्स आईडी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो, मतलब कि सारा जो डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड हो गया और कोई भी अगर हमें चीज़ें परफॉर्म करनी है तो इजीली हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, कि भाई इंट्रोडक्शन नहीं समझते, सीधा फंक्शनल डिपेंडेंसी पे आ गए। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है और उससे क्या क्या मतलब वो रूल है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आई होप कुछ पूरा समझ में आ गया होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या है, डेटाबेस डिजाइन क्या है, ठीक है ना। मतलब कि इस यूनिट के अंदर हम इस टेबल को, ये जो छोटी छोटी टेबल्स हैं उसके अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन से रूल्स होंगे, वही सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि एक
डेटाबेस को अच्छे से डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो पहले डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, पहले मैं आपको अलग से समझाता हूँ, है ना। अब हम समझते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर बिल्कुल रॉ फॉर्म में। और देखो यहाँ पर एक बार नोट्स बना लेना जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, यहाँ पर बस एक चीज होती है, ए एरो बी, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो, ए जो है हमारा ये होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट। और जो हमारा बी होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसी को हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आपको ए की वैल्यू कोई दे दे तो आप बी की वैल्यू कंप्यूट कर लोगे, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपका जैसे कि ये फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको कोई वाई की वैल्यू दे दे, ठीक है, जैसे कि आपको वाई की वैल्यू 2 दे दी, तो आप एक्स की वैल्यू कंप्यूट कर लोगे 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, दिमाग में ये रख लो, हमेशा याद कर लो, है ना। ऐसा कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होती है ए और बी की, वो आपकी टेबल के अंदर ही होती है। लेकिन आपका जो ए है वो अगर आपको पता चल जाए तो आप टेबल में से बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको टेबल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट नाम रखते हैं टेबल का, ठीक है। हमारे जो टेबल का नाम क्या रखते हैं हम, स्टूडेंट। अब इस टेबल के अंदर हम दो कॉलम बनाते हैं जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट ही तो बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें, एक है हमारा रोल नंबर और एक है हमारे नेम्स, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट के नेम्स है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा रखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पहला जो नाम है वो है हमारा कृष्णा, दूसरा जो नाम है वो है आकाश, तीसरा नाम है हमारा श्रेष्ठ, और है हमारा दीपांशु, और एक है अभिषेक, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे क्या है, 5 नाम है और 5 रोल नंबर है, ठीक है। अब इस डेटा को हम समझेंगे इस डेटा से कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। यहाँ पे हम रोल नंबर को डिनोट करते हैं ए से और नेम को डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है कि ए डिटर्मिनेंट है क्या नहीं बी के लिए, ठीक है, मतलब कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी राइट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे क्या ए कहीं पर रिपीट, ए की अगर हमें वैल्यू कोई दे रहा है तो हमें बी की वैल्यू मिल जा रही है। अगर हमें कोई रोल नंबर 1 दे, मतलब कि आप आपकी क्लास में अगर आप कोई किसी को बोलो कि रोल नंबर 1, तो सामने आपको बंदा मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि कृष्णा मिल गया। अगर आपको कोई बोले दो रोल नंबर 2 तो आप बता दोगे आकाश, रोल नंबर 3 बोले तो आप बता दोगे श्रेष्ठ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये सारी चीजें यूनिक हैं, मतलब कि आपका जो रोल नंबर है यूनिक है और आपको नेम भी सबके लिए मिल गए, तो यहाँ पर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि मतलब हमें करेक्ट वे कैसे पता चला है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं। तो आपको बस एक दिमाग में फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इफ एफ डॉट एक्स इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ठीक है, देन एफ डॉट वाई इक्वल टू एफ डॉट वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला अपनी कहीं कॉपी में लिख लो। आपको बस ये फॉर्मूला चेक करना है, अगर ये फॉर्मूला आपका वैलिड होता है तो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वरना नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, अगर आपका जो एक्स है, मतलब कि आप ये जो है ना, यहाँ पर एक्स की जगह ए लिख लेना और वाई की जगह बी लिख लेना। यहाँ पर जो आपका ये है एक्स है, ठीक है, और ये जो आपका है वाई, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाता है आपका, जैसे कि एक्स इक्वल हो जाता है, यहाँ पर तो वैसे रोल नंबर कोई भी इक्वल नहीं है, सारे रोल नंबर यूनिक हैं, है ना। तो आपका जो y है वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर रोल नंबर हमारा जो 2 है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो वैल्यू है y की वो भी सेम होनी चाहिए जो आपकी ऊपर थी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निशांत, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करोगे कि 1 के साथ कृष्णा, 2 के साथ आकाश, 3 के साथ श्रेष्ठ, 4 के साथ दीपांशु, 5 के साथ अभिषेक और 2 के साथ निशांत, तो यहाँ पर जो हमारा 2 है वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में चेक करेंगे क्या हमारा x इक्वल टू एक्स है, हाँ। इफ x इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर हमारा जो 2 है वो इक्वल है 2 के, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो x है वो हमारा इक्वल हो गया। तो हमारा जो y है वो भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो y है वो है आकाश और यहाँ पर जो y है वो है निशांत, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, समझ गए। कि मतलब आपका जो x है अगर इक्वल हो जाता है तो y भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाइसा वर्सा नहीं वैलिड है, मतलब कि अगर आपका x इक्वल है तो y तो इक्वल होना चाहिए, ये तो आपका राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आपका y इक्वल हो जाता है
तो जरूरी नहीं है कि आपका एक्स भी इक्वल हो, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपने ना यहाँ पर, जैसे कि आपके क्लास में क्या होता है कि आपका अगर रोल नंबर किसी बंदे के साथ मैच कर जाता है, ठीक है। मैच करता है क्या? नहीं करता ना आपका रोल नंबर किसी के साथ, लेकिन आपका जो नाम है वो मैच कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 6 लिखकर वापस से कृष्णा लिख दूं, तो क्लास में दो नाम के कृष्णा हो सकते हैं, लेकिन किसी का रोल नंबर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप? मतलब कि क्लास में जो दो बच्चे हैं उनका नाम सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर x इज नॉट इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू वाई हो सकता है। लेकिन अगर आपका x इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो y इक्वल टू वाई होना चाहिए, समझ रहे हो? इतना बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ठीक है। अब हम एक टेबल लेंगे जिससे हम पूरी की पूरी ये जो चीजें हैं उसे एक बार समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारा डेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो लिख लेना एक बार प्लीज, है ना। अब देखो मैं ना एक टेबल लूंगा यहाँ से, जिससे आपको सारी चीजें समझाऊंगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, क्या डिटर्मिनेंट कर रही है एम्प्लॉय नेम को, ठीक है। तो हमें बस एक फॉर्मूला चेक करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला चेक करना है? इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ठीक है। अगर हमारा जो एक्स है वो इक्वल है, देन एफ डॉट वाई इक्वल टू एफ डॉट वाई, ठीक है। यार मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सच में, अगर डेफिनेशन डायरेक्टली जाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो प्लीज़ इसे समझ लो, ठीक है। इसे स्किप मत करना बिल्कुल भी। देखो हम यहाँ पर चेक करेंगे एम्प्लॉय आईडी क्या एम्प्लॉय नेम के डिटर्मिनेंट है। सो देखो चेक करो, क्या एम्प्लॉय आईडी को क्या अंदर कोई डुप्लीकेसी है? नहीं है। तो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सही है। अब चेक करते हैं एम्प्लॉय नेम क्या डिटर्मिनेंट या फिर मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपार्टमेंट के साथ कर रहा है। तो चेक करो क्या एम्प्लॉय नेम कोई सेम है? नहीं है। तो मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब चेक करो क्या डिपार्टमेंट लोकेशन के साथ फंक्शनल डिपेंडेंट है। सो देखो यहाँ पर जो एच आर है हमारा क्या रिपीट हो रहा है? आईडी रिपीट हो रहा है, हाँ आईडी हमारा रिपीट हो रहा है, एच आर भी हमारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओ सॉरी, चले गया भाई सारा डेटा, क्या नहीं मैं बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एच है वो क्या कर रहा है भाई? रिपीट कर रहा है ना। तो सबसे पहले एच को ही चेक कर लो कि एच एच हमारा रिपीट हो गया, यानी कि हमारा जो एक्स है वो रिपीट हो गया। तो यहाँ पर चेक करो क्या वाई भी रिपीट हो रहा है? एच आर यहाँ पर है हमारा न्यूयॉर्क, यहाँ पर है एच आर हमारा शिकागो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाई की वैल्यू हमारी नहीं है, मतलब कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, समझ गए? अब चेक करो लोकेशन के साथ सैलरी का, ठीक है। लोकेशन और सैलरी का चेक करो। लोकेशन न्यूयॉर्क, हाँ रिपीट कर रही है। क्या न्यूयॉर्क ऊपर वाले की भाई न्यूयॉर्क 50,000 है, नीचे वाले की न्यूयॉर्क 60,000 है। तो यहाँ पर क्या है, वाई हमारा गलत हो गया, मतलब कि नॉट इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पर ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अब आएगी हमारी क्या, मल्टी वैल्यू, मतलब कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम क्या डिटर्मिनेंट है डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो चेक करो क्या 210 201 जॉन 202 शारा, यहाँ पर कोई ये जो है रिपीट कर रहा है? मतलब कि इन दोनों को अब साथ में लेके चलो एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। क्या ये दोनों एक साथ कभी भी रिपीट कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पर क्या कहीं पर रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब आप साथ में ले सकते हो एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट को साथ में रख सकते हो, ठीक है। और इसको चेक कर सकते हो लोकेशन के साथ, ठीक है। सो क्या करो कि यहाँ पर जैसे कि हमने एम्प्लॉय आईडी और नेम को देखा था साथ में, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट पे देखो क्या रिपीट हो रहा है? एक साथ दोनों रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेम है वो रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि ये सारी अलग अलग यूनिट हैं, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ऐसे ही आप दो को रख के देखो, ऐसे ही आप तीन को रख के देखो और चेक करो कि आप क्या निकाल पा रहे हो फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। आई होप आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, चाहे टाइम लग गया।
लग जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझेंगे भाई फंक्शनल डिपेंडेंसी बाय डेफिनेशन। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा एकेटीव 2023-24 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर अब आपको चीजें समझ में आएंगी एकदम, अगर आप डायरेक्टली डेफिनेशन पे मूव करते नहीं आती चीजें समझ में, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी एफडी इज अ रूल दैट डिफाइन हाउ वन कॉलम इन अ टेबल डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ अनदर कॉलम, यानी कि आप एक कॉलम से दूसरी जो कॉलम की जो वैल्यू है उसे कैसे डिटरमाइन करोगे, वो कौन बताता है, हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी बताता है। इसे डिनोट कैसे करते हैं, एक्स एरो वाई या फिर एक्स डिटर्मिनेंट वाई, ठीक है। वेयर एक्स जो है हमारा वो डिटर्मिनेंट होता है और वाई हमारा डिपेंडेंट होता है। द कॉलम हुज वैल्यू डिसाइड अनदर कॉलम, यानी कि ऐसा कॉलम जो कि दूसरी कॉलम की वैल्यू को डिसाइड कर रहा है, यानी कि जैसे रोल नंबर है वो दूसरी कॉलम की जो वैल्यू है उसे डिसाइड कर रहा है। द कॉलम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स, और जो वाई है उसकी जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे, ठीक है। ये आपको लिख कर आनी है पेपर के अंदर, ठीक है। अब आती है हमारे एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट आईडी नेम एंड कोर्स, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या डिटर्मिनेंट नेम के लिए है, जल्दी से चेक करो, अभी चेक करो वीडियो रोक कर, क्या है कि नहीं है। सो यहाँ पर कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, देन है, ठीक है। अब आप कोर्स और नेम को चेक करो, कोर्स और नेम को, ठीक है, मतलब कि कोर्स को पहले एक्स की जगह पे रखो और नेम को वाई की जगह पे रखो। क्या जो कोर्स है हमारे रिपीट हो रहे हैं, क्या कोर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या नेम हमारे रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ट्रू एज द सेम कोर्स कुड बी टेकन बाय मल्टीपल स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मतलब टेबल के अंदर तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो कोर्स के लिए हमारा जो नेम है मतलब मल्टीपल जो कोर्स हैं वो सेम हो सकते हैं किसी नेम के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ हम इस टेबल की बात करें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि ये हमने इन जनरल लिख रखा है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई टेबल होती है जिसके अंदर कोर्स हमारे रिपीट हो सकते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही वहीं पर वहां पर भी तो ऐसे ही हुआ था कि हमारे जो नेम थे वो हमारे डिफाइन कर रहे थे डिपार्टमेंट को, वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि नेम भी तो हमारे रिपीट हो सकते हैं। वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट, अब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ गई है तो आप ये भी आंसर दे सकते हो कि ये ऑर्गेनाइज डेटा करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूव डिपेंडेंसी, कोई भी भाई अननेसेसरी रिपीट नहीं हो सकता डेटा। अवॉइड एरर, कोई भी अगर आपका एरर है इनकरेक्ट वगैरह और इनकंसिस्टेंट डेटा उसे भी ये हटा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ये एग्जाम्स दिए थे, यानी कि ये रूल्स दिए थे। इन्हें हम इन्फेरेंस रूल के नाम से भी जानते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के। सो ये हमारा एकेटिव 2023-24 21-22 में आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन रूल्स से आप टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को अच्छे से समझ पाओगे। आप नॉर्मलाइजेशन में भी ये यूज होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, ठीक है। सो आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स आर बेसिक रूल्स टू डिराइव ऑल पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि आप एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, आपको मतलब एक सेट गिवन है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, आप उससे डिराइव कर सकते हो और जितनी भी पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, ठीक है। सो देयर आर थ्री मेन एग्जाम्स और उनसे हम डिराइव करते हैं दो और एग्जाम, ठीक है। तो समझो, पहले पहला होता है हमारा रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है हमारा कि इफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स y, मतलब कि एक हमारे पास y कॉलम है, इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट एट्रीब्यूट x, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा x डिटर्मिनेंट y है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि x, मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, इससे हटाओ, यहाँ पे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको चीजें। तो देखो यहाँ पर इफ सेट एट्रीब्यूट्स y इज सबसेट ऑफ अनदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि मतलब एक हमारे पास जो हमारे पास y है वो अगर हमारा सबसेट है x का, ठीक है। सो इसका मतलब है x जो है हमारा डिटर्मिनेंट है y के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीजें मैं कैसे समझाता हूँ, देखो हमने ना मल्टी वैल्यू ली थी, मतलब कि हमने एक से ज़्यादा वैल्यू भी ली थी, मतलब कि जब हम डिटर्मिनेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर रहे थे। सो जैसे अगर हम रोल नंबर और नेम को चेक करते हैं किसी और एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। अगर हम किसी और एट्रीब्यूट को छोड़कर अगर हम इसी दोनों में से किसी के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम एक्स के लिए मतलब कि नेम के लिए अगर हम चेक कर लेते हैं, सो ये हमारा बिल्कुल ये जो हमारा अगर ऐसा है, मतलब कि जो हमारा वाई है ये पूरा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। अगर y जो है हमारा सबसेट है x का, यहाँ पर जो नेम है वो सबसेट है ना रोल नंबर और नेम का, तो इसका मतलब है कि भाई x हमेशा हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी
हो डिटर्मिनेंट होगा वाई के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? यही है बस मतलब इसका। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या गिवन है, हमारे पास रोल नंबर है, नेम है एंड डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अगर रोल नंबर और नेम को साथ में चेक किया नेम के लिए, तो हमारा ये आपको चेक भी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नेम हमारा सबसेट है, अगर हमारा वाई सबसेट है एक्स का, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप हमेशा जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो वैलिड रहेगा इसके लिए, ठीक है। अगर आप मतलब रोल नंबर और रोल नंबर को ही आपस में चेक करोगे तो वो भी हमेशा हमारा इक्वल फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोल नंबर है वो रोल नंबर का मतलब इक्वल ही है और सबसेट भी है, ठीक है। सो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यार समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो पर इजी तो है लेकिन आपको सच में ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आपको पूरी टेबल वगैरह देखनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बता पाओगे कि हाँ भाई ऐसा है, मतलब कि है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑगमेंटेशन, ठीक है। सो ऑगमेंटेशन क्या बताता है कि बस इजी सा मैं बताता हूँ आपको। अगर एक्स हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है वाई के लिए, ठीक है। सो अगर आप एक्स के साथ कोई भी एक और मतलब एट्रीब्यूट जोड़ देते हो, जैसे कि आपने जेड जोड़ दिया, सो और वाई के साथ भी आप जोड़ देते हो, ठीक है, मतलब कि सेम टू सेम जोड़ देते हो उन दोनों के साथ, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। मतलब कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि अगर एक्स वैलिड है वाई के लिए, तो x प्लस जेड वैलिड होगा हमारा y प्लस जेड के लिए, ठीक है। एडिंग द सेम एट्रीब्यूट बोथ साइड, तो वो हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा रोल नंबर और नेम जो थे वो वैलिड थे, तो अगर हम रोल नंबर के साथ डिपार्टमेंट और नेम के साथ भी डिपार्टमेंट चेक करें, तो वो भी हमेशा हमारे क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। ये हमारा दूसरा रूल होता है, काफी इजी रूल है, बस इन्हें आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है कि अगर आपका, मैं आपको बताता हूँ, एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी y के लिए वैलिड है और y फंक्शनल डिपेंडेंसी z के लिए वैलिड है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि x हमारा जो है और z के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। मतलब कि अगर x y के लिए वैलिड है, x और y मतलब वैलिड है, एंड y एंड z वैलिड है, ठीक है। सो x और जो z है वो हमेशा वैलिड रहेंगे, ठीक है। ये आपको मतलब निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। यही होता है हमारा क्या, ट्रांजिटिविटी। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि अगर हमारा रोल नंबर और डिपार्टमेंट हमारा जो है वो सही है, और डिपार्टमेंट और बिल्डिंग है वो भी हमारा सही है, तो हमारा जो रोल नंबर है वो और जो बिल्डिंग है वो हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो? अब हम ये जो हमारी तीन प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिटिविटी, ऑगमेंटेशन एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी, इनसे हम डिराइव करते हैं दो और प्रॉपर्टीज, यूनियन एंड डीकम्पोजिशन, ठीक है। यूनियन एंड डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि अगर आपका ये गिवन है कि एक्स, यहाँ पर बताता हूँ कि आपका ये गिवन है कि एक्स और फंक्शनल डिपेंडेंसी वाई के लिए और एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी जेड के लिए, अगर ये आपका सही है मतलब कि वैलिड है, तो आप ये जो लेफ्ट वाली साइड है ना, ये वाली तो इक्वल है, तो आप इनको साथ में लिख सकते हो, यानी कि आप इनका यूनियन कर सकते हो, ठीक है। वाई और जेड, ये भी आपका हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो? डीकम्पोजिशन बिल्कुल इसके उल्टा है। अगर आपको ये गिवन है कि एक्स वाई और जेड के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है, तो आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब वाई के लिए भी लिख दिया आपने और ये जेड के भी लिख दिया, ठीक है। तो ये भी हमेशा वैलिड रहेंगे। अब आपको चीज़ें बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो हमारी बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, पांच प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज को आपको समझा के आना है जब भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा अगर लेक्चर बढ़ा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी टाइप्स की हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बताओ, ठीक है। या फिर पूछ लेता है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बताओ। आपको कम होता है कि आपको सारे के सारे टाइप्स एक ही क्वेश्चन में आए, लेकिन मैं आपको सारे टाइप्स एक ही क्वेश्चन में करा दूंगा। टोटल 6 टाइप्स हैं, वो सारे आपको टाइप्स एक एक करके बताता हूँ, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। सो पहला होता है हमारा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। A dependency is trivial if dependent column is already a part of determinant, ठीक है। मतलब जो आपका y है अगर पहले से ही x का पार्ट है, तो वो होती है हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जैसे कि हमने अभी देखा था ऑगमेंटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप चेक कर रहे हो स्टूडेंट आईडी और नेम, इस नेम के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर रहे हो स्टूडेंट आईडी
और नेम, नेम के लिए मतलब ये एक्स है और ये वाई है। और जो हमारा वाई है भाई वो पहले से ही पार्ट है किसका, एक्स का। तो अगर ऐसा होता है तो वो होती है हमारी क्या, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी को आप अगर स्टूडेंट आईडी से भी चेक कर रहे हो तो वो भी हमारी क्या होती है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि हमारा जो वाई है वो अगर सबसेट है एक्स का तो वो होती है हमारी क्या, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब बस आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, एक एग्जांपल देना, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी उल्टी बिल्कुल उससे, कि अगर हमारा जो हमारा डिपेंडेंट कॉलम है अगर वो पार्ट नहीं है डिटर्मिनेंट कॉलम का, ठीक है, तो वो होती है हमारी क्या, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट आईडी नेम के लिए चेक कर रहे हो, आपका जो नेम है वो भाई इसका पार्ट नहीं है, तो वो हमारी क्या है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल पार्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। gives us the name which is a not a part of student ID, ठीक है। मतलब कि हमारा जो नेम है वो स्टूडेंट आईडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो वो हमारी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कि ऐसे चेक कर रहे हो कि स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर तो मैंने एक एक लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी नेम, और अगर आप इसे मतलब चेक कर रहे हो कोर्स और नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कोर्स और नेम है वो पूरा का पूरा जो है इसका पार्ट नहीं है, लेकिन जो नेम है वो इसका पार्ट है, ठीक है। नेम जो है वो इसका पार्ट है, तो ये हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल पार्ट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब कि बिल्कुल भी। यानी कि अगर आप एक्स और वाई का इंटरसेक्शन करो, एक्स और वाई का अगर आप इंटरसेक्शन करो तो हमेशा उसका नल आना चाहिए, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, बिल्कुल भी कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये क्या होता है कि इसमें हमारी जो वाई होती है उसके अंदर भाई एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इट अकर व्हेन वन कॉलम डिटरमिनेट्स मल्टीपल कॉलम्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो वो हमारा क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। क्वेश्चन से एग्जाम्पल से समझो कि हमारी यहाँ पर टेबल है, अगर स्टूडेंट आईडी हमारी हॉबी और स्किल दोनों के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब कि आपके यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट आईडी 101, स्टूडेंट आईडी 101, और हॉबी और जो हमारा स्किल है वो हमारा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मतलब कि सेम टू सेम ही है, कि जैसे आप स्टूडेंट आईडी को अगर चेक करो इक्वल टू है और इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा है वो उसके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर अ, मतलब इक्वल हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा हॉबी है वो स्किल के लिए इक्वल नहीं होता, तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी फंक्शनल, वो होती है हमारी क्या, मल्टी वैल्यूड, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंट। ये आप समझ सकते हो कि मतलब एक कॉलम, अगर सिंगल कॉलम अगर डिटर्मिनेंस कर रही है मल्टी कॉलम को, तो वो होती है हमारी क्या, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। बस बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रांजिटिविटी की तरह है कि a dependency is transitive if one column depend on another through a third column, ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगा पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टूडेंट आईडी और क्लास जो है, अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है स्टूडेंट आईडी और क्लास के बीच में, ठीक है। और अगर एंड क्लास जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है टीचर के लिए, ठीक है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट आईडी जो है वो वैलिड है क्लास के लिए, ठीक है। एंड जो हमारी क्लास है वो वैलिड है टीचर के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट आईडी है और जो टीचर है वो अपने आप वैलिड हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट आता है, ये देखो चार हो गई, बहुत इजी वे में आपको बता दी मैंने। देखो अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप ये सारी चीजें बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो बेसिक समझ नहीं आया ना तो ये सारी चीजें आपको भाई सरदर्द करेंगी, ठीक है। और यहाँ पर ना आप निकालते रहो, मतलब हर चीज की आप फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते रहो कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल का मतलब भी समझ में आ रहा है कि मतलब फुल्ली नहीं है, कुछ पार्शियल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट अगर व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन पार्ट ऑफ कंपोजिट की, नॉट द होल की, ठीक है। मतलब कि अगर किसी की का कोई पार्ट डिपेंड कर रहा है कंपोजिट की पर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
अ, यहाँ पर हमारा क्या है, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें सारी क्लियर होती हैं कि हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी है एंड सेमिस्टर है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है और जो सेमिस्टर है उसे हमने क्या बना रखा है, कंपोजिट की बना रखा है, ठीक है। कंपोजिट की का क्या मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर एक की बनाते हो, ठीक है। मतलब आप एक एट्रीब्यूट की जगह एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर एक की बनाते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। आपने टाइप्स ऑफ की के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। बट ओनली स्टूडेंट आईडी जो है हमारा क्रेडिट के साथ जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट आईडी क्रेडिट के लिए। लेकिन अगर आप कोर्स आईडी और सेमिस्टर दोनों को आप क्रेडिट के लिए देखते हो तो वो हमारा को है वैलिड नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि आपका जो एक एट्रीब्यूट है वो तो वैलिड है, लेकिन जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो वैलिड नहीं है। अगर तीसरा भी होता और उसमें से कोई अगर पार्ट हमारा जो है वो वैलिड होता उसके लिए, सामने वाले के लिए, तो क्या होता, वो हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें बस मतलब ये समझो कि देखो, आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। इट अकर व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन पार्ट ऑफ कंपोजिट की, ठीक है। मतलब कि आपका जो नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी कि आपके इसके अंदर की क्या है, कोर्स आईडी एंड सेमिस्टर, ये क्या है, हमारा की हो गया दोनों, ये क्या है। अगर इसमें से कोई आप पार्ट देखो तो की का पार्ट है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर आप पार्ट देखोगे, तो ये हमारा क्रेडिट है वो क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है। मतलब कि नॉन की कॉलम है, वो अगर डिपेंड करता है कंपोजिट की के किसी पार्ट पर, ठीक है। मतलब किसी एक पार्ट पर या फिर एक से ज्यादा, मतलब कि पार्ट पर किसी पर डिपेंड करता है। यानी कि ये सिर्फ कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा है, सेमेस्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं हम पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर हम साथ में देखेंगे तो भाई वो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन ये सिर्फ किस पे कर रहा है डिपेंड, कोर्स आईडी पर कर रहा है, ये सेमेस्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, एक बार आप इसकी ना फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो। आप कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करोगे, यहाँ पर अगर आप साथ में ले लो, ठीक है, जैसे कि आप कोर्स आईडी और सेमिस्टर को साथ में चेक कर रहे हो क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक्स हो गया और ये हमारा क्रेडिट जो है वो वाई हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब हमारा जो एक्स है वो अगर इक्वल होता है तो आप चेक करते हो, ठीक है। तो क्या हमारा जो ये एक्स है क्या कहीं पर इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या है, पार्शियली ओ फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन इसमें अगर हम चेक करें तो ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब ये टाइप है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो है, लेकिन ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, समझ में आ गया वो, ठीक है। अब आता है हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। वही वो पार्शियल था भाई, ये फुल्ली है। तो मतलब समझाता हूँ, ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि अ डिपेंडेंसी इज फुल्ली फंक्शनल व्हेन अ कॉलम डिपेंड्स ऑन द एंटायर कंपोजिट की। जैसे कि वहां पर सिर्फ कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अगर वो पूरी कंपोजिट की पर डिपेंड करे, ना कि सिर्फ एक पार्ट पर, तो वो क्या होता है हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक हमारी ऑर्डर आईडी है और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। दोनों ही एक हमारी की तरह है जो कि रिपीट नहीं होने वाली है। तो ये क्या है हमारा भाई, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। यानी कि अगर आपका ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी हमारा जो है पूरा का पूरा डिपेंड कर जाए क्वांटिटी पर, मत सॉरी डिटरमाइन कर दे हमें क्वांटिटी को लेकर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि क्वांटिटी जो है, मतलब कि नॉन नॉन की का जो एट्रीब्यूट है अगर पूरी की पूरी कंपोजिट की पर डिपेंडेंट हो जाए तो वो होता है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे देखो, मैं आपको बताऊं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये जो कॉलम है और ये जो हमारी टेबल है ये कौन सी डिपेंडेंसी आपको परफॉर्म करके दे रही है, ठीक है। मतलब कि कौन सी डिपेंडेंसी आपको कोई भी चेक नहीं कराएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना कि भाई हम चेक वैक कैसे करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप होता है, ठीक है। समझ गए। सो ये थे हमारे सारे टाइप्स, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के। एक बार याद कर लेना, 6 के 6, ठीक है, बहुत इजी है। फुल्ली, पार्शियल, मल्टी वैल्यूड, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, और एक और था ना,
मैं ही भूल गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। अब आता है हमारा कैनोनिकल कवर इन फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक होता है बहुत लोगों ने स्किप करा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भाई इसे स्किप करो, क्योंकि 2023-24 में आ गया था, ठीक है। सो जो 2023-24 में आया था, ये पिछली बार नहीं पूछा गया था, मतलब कि पिछले साल में नहीं पूछा गया था, 2-3 में। तो ये बहुत लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 23-24 में आ गया था, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, वैसे ये लास्ट लास्ट में भी हम बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स देखते हैं इसके। इट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ठीक है। मतलब कि आपके पास बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, आप उन्हें भी अगर सिंप्लीफाइड कर दो, यानी कि उसके अंदर से भी डुप्लीकेसी हटा दो, निकाल दो सारी चीजें, तो भाई वो क्या बन जाता है, हमारा कैनोनिकल कवर बन जाता है, ठीक है। इट रिमूव अननेसेसरी डिपेंडेंसी एंड मेक्स अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट स्मॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। It's help in tasks like normalization, decomposition and checking dependency preservation, ठीक है। मतलब इन सबको भाई हटाता है और इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब जो डुप्लीकेसी वगैरह को हटाता है, अननेसेसरी डिपेंडेंसी को हटाता है, और नॉर्मलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, इन सब में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इसका इंट्रो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, विथ इन एग्जाम्पल। सो स्टेप्स टू कैलकुलेट canonical cover. Let's break down its step by step main simple example with तो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, आर ए बी सी डी, यानी कि हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट हैं आर आर रिलेशन के, है ना, कि ए बी सी डी, ये हमारे जो चार हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम है, ठीक है। तो इनकी जो फंक्शन हमारे पास सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, वो ये है, यानी कि ए जो है वो बी सी के लिए वैलिड है, बी हमारा सी के लिए, ए हमारा बी के लिए, और ए बी जो है वो सी के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। देखो यहाँ पर कोई भी आपको टेबल गिवन वगैरह नहीं होगी, मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वैसे टेबल कोई भी नहीं बताता आपको, डायरेक्टली ये चीजें गिवन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैनोनिकल कवर निकालना है। तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है कैनोनिकल कवर निकालने का, पहला होता है हमारा स्प्लिट आर एच एस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसे स्प्लिट करो, ठीक है। मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी मल्टी वैल्यू है, तो उसे सिंगल वैल्यू के अंदर क्या बोलते हैं, डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा राइट हैंड साइड है वो ये वाला है, ठीक है। मतलब कि बी सी सी बी सी, ठीक है, ये जो है हमारा राइट साइड है। तो यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि मल्टी वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी है, ये साथ में, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है, सबसे पहले। तो देखो ए बी सी हमने जो लिखा है उसे हमने क्या कर दिया, कि हमने स्प्लिट कर दिया, हमने कर दिया ए बी के लिए डिपेंडेंसी है, और जो हमारा ए है वो सी के लिए है। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, डीकम्पोजिशन, ठीक है। हमने वहां पर देखी थी ना कि एक्स अगर हमारा वाई और जेड के लिए कर रहा है, तो हम एक्स वाई लिख सकते हैं और एक्स जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज करी, डीकम्पोजिशन की हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आता है हमारा क्या नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर हमने ये वाला करने के बाद हमने ये अपडेट कर दी, देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको ये था बीसी हमने साथ में हटाकर अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, रिमूव रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर कोई ऐसी डिपेंडेंसी है जो कि अननेसेसरी है, उसे हटा दो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कौन सी अननेसेसरी डिपेंडेंसी है, पहले आप देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए हमारा जो है बी के लिए बिलोंग कर रहा है, ए हमारा सी के लिए बिलोंग कर रहा है, बी हमारा सी के लिए बिलोंग कर रही है, और ए हमारा बी के लिए बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो ये ए बी दो बार लिखा हुआ है, ए और जो है बी हमारा दो बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये अननेसेसरी है, तो एक को क्या करो भाई, हटा दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी जो है हमने फोर्थ वाला हटा दिया, और हमने अब ऐसे अपडेट कर दी, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 याद रखना, एक एक एग्जांपल अपने आप भी कर लेना, ठीक है। अब आता है हमारा स्टेप 3, रिमूव रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, कि राइट हैंड साइड से हटाए थे, अब हम हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हमारे रिडंडेंट है, जो हमारे डुप्लीकेसी और या फिर अननेसेसरी एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे हमें हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया, जो हमारा ए बिलोंग्स टू सी, ए बी बिलोंग्स टू सी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए बिलोंग टू बी है, ए बिलोंग टू सी है, तो यहाँ पर तो ये पहले से ही लिखे हुए हैं, ए बिलोंग टू बी एंड ए बिलोंग टू सी एंड बी बिलोंग टू सी, ठीक है। मतलब कि ए बिलोंग टू बी भी है और बी बिलोंग टू सी भी है, ये अलग अलग भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमने ये वापस से लिख रखा है ए बी बिलोंग टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि ये यूनियन कर रहे हैं ना, बस हम यूनियन ही तो हो रहा है यहाँ पर, और तो कुछ हो नहीं रहा है।
कि आपने भाई ये साथ में लिख रखे हैं कि ए बिलोंग टू सी एंड बी बिलोंग टू सी। आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, यूनियन कर रखा है ए बी को सी के साथ, ठीक है। ये और जो ये है, ये दोनों क्या है भाई, चीजें इक्वल है, ठीक है। इनको आप बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन्हें क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इनको रिमूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमने इनको रिमूव कर दिया, अब हमारे तीन बचे, ठीक है। तो हमारे ये तीन स्टेप में कैनोनिकल हमें कवर मिल गया, और हमारा जो फाइनल सेट हुआ फंक्शनल डिपेंडेंसी का, वो हमें ये मिल गया। तो आप एग्जाम में यही लिख कर आओगे अगर कैनोनिकल कवर आता है, ठीक है, पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरे के पूरे टॉपिक। थोड़ा सा लेक्चर शायद बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग में देखूंगा, है ना। लेकिन हमने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। आपने देखो इसके अंदर ना तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, टाइप आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सॉम्स, और आपने कैनोनिकल कवर और टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी ना आपको जो ट्राइवल और ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल और आपका ट्रांजिटिव ये पूछा गया है। तो आपने, मैं बोलूँ तो आपने चार क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर लिए, ठीक है, 10-10 मार्क्स से। तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपके लिए तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें समझना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर।